देखें, एक एरिया है इनकम टैक्स में जो कि बहुत ज़्यादा पास्ट में एग्जामिन हुआ है और फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होता है एरिया, एंड दैट इज अबाउट लॉस रिलीफ। अच्छा, लॉस रिलीफ काफ़ी वाइडर एरिया है क्योंकि इंडिविजुअल के भी लॉस रिलीफ होते हैं, फिर उसमें प्रॉपर्टी के भी लॉस रिलीफ हैं, फिर कॉरपोरेशन में भी लॉस रिलीफ हैं, फिर ग्रुप लॉस रिलीफ भी हैं। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टूडेंट को ऑल पॉसिबल लॉस रिलीफ पता होने चाहिए, जिसमें कॉमन लॉस रिलीफ मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम अगर तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर दें, और ये पार्टनरशिप पे भी अप्लाई हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो उसमें हम करंट ईयर में अपने लॉसेस को ऑफसेट करेंगे, उसमें हम पिछले साल से कैरी बैक कर सकते हैं, और उसमें हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है जो कि हर बिजनेस के पास अवेलेबल हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल ऑन गोइंग बिजनेस होता है। लेकिन साथ हमारे पास दो और पॉसिबल रिलीफ मेथड आते हैं, ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ और टर्मिनल लॉस रिलीफ। अच्छा, एग्जामिनर जो है ना वो कमेंसमेंट का सिनेरियो बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर के पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे अक्सर एग्जाम में एक सवाल आता है कि जी पहले एक बंदा एम्प्लॉय था, अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो पार्टनर बनना चाहता है, तो अगर वो पार्टनर भी होगा तो कमेंसमेंट हो रहा होगा। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी होती है सेसेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्लोज हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सोल ट्रेडरशिप पार्टनरशिप खत्म करके अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सेसेशन के रूल्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हम कमेंसमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बेसिस ऑफ असेसमेंट, बेसिस पीरियड भी इन्वॉल्व हो जाता है, खास तौर पर जब ओपनिंग ईयर में लॉस हो। और सेसेशन की अगर बात करते हैं तो सेसेशन के कैपिटल अलाउंसेस के रूल थोड़े से डिफरेंट है, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है टॉपिक। सो इन शॉर्ट, ये एक ऐसा एग्जामिनेबल एरिया है जिसकी काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और अगर इन्हीं पॉसिबल रिलीफ को अगर हम कंपनी पे अप्लाई करें तो कंपनी में एक्सेप्ट फॉर ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ हमारे पास बाकी सारे रिलीफ पॉसिबल होंगे, एक्सेप्ट फॉर ओपनिंग ईयर। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट हो रही होती हैं कंपनी में और इंडिविजुअल में, तो उसमें इस तरह से ना डिफरेंसेस को याद रखा जाए कि एक चीज अगर मैं इंडिविजुअल की पढ़ रहा हूँ तो किस तरह वो कंपनी में सिमिलर है, किस तरह वो डिसिमिलर है। लाइक अगर मैं कैपिटल अलाउंसेस इंडिविजुअल के पढ़ रहा हूँ तो कंपनी में जाऊंगा तो कैपिटल अलाउंसेस में कितने चेंजेस आएंगी। अगर मैं प्रॉपर्टी इनकम इंडिविजुअल का पढ़ रहा हूँ तो कंपनी में जाऊंगा तो क्या चेंजेस आएंगी। तो इस तरीके से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी कवरेज जो है ना उस सिलेबस की पॉसिबल हो जाती है। अच्छा, अब एग्जाम में अगर लॉस का सवाल आता है तो पहले वो कहता है भाई आइडेंटिफाई करें पॉसिबल रिलीफ। तो एग्जाम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की होती है ना, वो होती है कि आपको लॉसेस देखने हैं सिनेरियो स्पेसिफिक। आपको लॉसेस जर्नल बात नहीं करनी, सिनेरियो में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखने। दूसरा ये कि अगर एग्जामिनर ने कोई एक्सक्लूड कर दिया, जैसे एग्जामिनर ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड कंसिडर ना किया जाए, तो हमें उसके बारे में ना बात करनी है ना उसको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिनर कह रहा है कि आप कैरी फॉरवर्ड को क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड को आप इग्नोर कर दो, हमें भी इग्नोर करना है, उसके बारे में बात नहीं करनी। और उसके बाद ज्यादातर ये होता है कि जो लॉस रिलीफ हम एडवाइस कर रहे होते हैं, एग्जाम में कहा जाता है इसकी टैक्स सेविंग्स निकालें। तो अब टैक्स सेविंग्स जो हम निकालनी होगी वो हर ऑप्शन पे, अगर मैंने दो ऑप्शन दिए हैं तो दो ऑप्शन पे निकाल के दिखाऊंगा, अगर मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं तो मैं तीन ऑप्शन पे निकाल के दिखाऊंगा। और उसके अंदर टैक्स सेविंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो आता है मसला कैरी बैक का।
क्योंकि कैरी बैक में बाज दफा ऐसा होता है कि आपके जो पर्सनल अलाउंस होते हैं वो पहले जाया हो चुके होते हैं, तो वो जो पर्सनल अलाउंस होते हैं ना वो बाद में क्या हो जाते हैं, बाद में वो पर्सनल अलाउंस रिकवर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी टैक्स सेविंग हो रही होती है। फिर बैंड का इस्तेमाल, कि हम बेसिक रेट बैंड में थे, हायर रेट बैंड में थे, एडिशनल रेट बैंड में थे। इसके अलावा अगर वहां पर पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन भी मेंशन कर दी जाए, तो पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन का हमें रूल ये पता है कि उसकी वजह से हमारा जो बेसिक बैंड होता है और जो हमारा हायर बैंड होता है वो किस तरह से अफेक्ट होता है। पेंशन कंट्रीब्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। और जब पेंशन कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसमें चांसेस यही होते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट के साथ ही ज्यादातर कनेक्ट होकर आ सकता है, और एम्प्लॉयमेंट में और भी बहुत सारी चीजें जो हम ग्रेजुअली हमें डिस्कस करनी है। सो एक पास पेपर का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें लॉसेस हैं, उसमें हमारे पास बेसिस पीरियड का भी कुछ टॉपिक आ सकता है, चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट विद रेस्पेक्ट टू बेसिस पीरियड, ये लॉसेस के साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया है। लाइकली चांसेस हमारे पास ये है कि सेक्शन बी में हमारे पास एक इनकम टैक्स का सवाल बनेगा, और सेक्शन बी में स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान है और उसको टारगेट भी करना चाहिए ना, एज कंपेयर टू सेक्शन ए। हालांकि प्रोफेशनल मार्क्स वहां पर ज्यादा हैं, लेकिन सेक्शन ए बहुत ज्यादा मैसी क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा घिचपिच हुई भी होती है, तो इसलिए सेक्शन बी में से एक सवाल भी अगर सॉलिड हो जाए ना, 25 मार्क्स वाला, तो एक सवाल अगर सॉलिड हो जाता है कोई सा भी, तो चांसेस ये होंगे कि बंदा बहुत आराम से पेपर में पास हो सकता है। चलें, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन से एरियाज हम इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर लेंगे। You should assume that today's date is 1st September 2023। अब क्योंकि ये सेक्शन बी टाइप सवाल है, तो एक टिपिकल सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन पे अगर जाया जाए तो उसमें 5 प्रोफेशनल मार्क्स आजकल दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो 5 प्रोफेशनल मार्क्स जो दिए जाएंगे उसमें कम्युनिकेशन के मार्क्स नहीं होंगे, और बाकी जो 3 स्किल्स हैं उसके मार्क्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसने सवाल में कहा हुआ है कि प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स इन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, नंबर 1, और नंबर 2 कमर्शियल एक्यूमेन। मैंने आज एक एग्जाम टिप्स का एक वीडियो अपलोड की है, डू वॉच दैट वीडियो, जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए एग्जामिनर टिप्स के हवाले से। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने डिस्कस किया। वहां पर एक बात मेंशन की गई है कि प्रोफेशनल मार्क्स आप आइडेंटिफाई ना करें अलग से, कि इसमें स्किल एंड एनालिसिस कहाँ है, इसके अंदर कमर्शियल एक्यूमेन कहाँ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका काम है सवाल की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से एड्रेस करना, प्रोफेशनल मार्क्स खुद ब खुद निकल आएंगे। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास लॉस रिलीफ का सवाल है, एक एरिया लॉस रिलीफ का है, एक सीजीटी का है, ठीक है, और एक है एक्विजिशन ऑफ न्यू फैक्ट्री, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसके अंदर कुछ मेंशन किया हुआ है। 3 से 4 इश्यूज हैं इसके अंदर। लेट्स बिगिन। Sabine requires advice on the tax implication of seizing his loss making unincorporated business। तो पहला एरिया हमारे पास क्या हो गया, cessation of business। सवाल पढ़ते वक्त फॉरेन स्टूडेंट को अपने टैक्स के रूल्स को रिकॉल करना है कि सेसेशन होती है तो क्या होता है, सेसेशन होती है तो लॉस आ सकता है, टर्मिनल लॉस रिलीफ, ये पढ़ते मेरे माइंड में आया कि मे बी टर्मिनल लॉस रिलीफ पे सवाल हो सकता है। अगर वो मुझसे टर्मिनल लॉस रिलीफ पूछ ले तो मैं कैसे निकालूंगा। फिर टर्मिनल लॉस रिलीफ के को मैं कैरी बैक करता हूँ तो 36 महीने का कैरी बैक का रूल है लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। ये टर्मिनल लॉस की एक छोटी सी नो हाउ हमारे पास मौजूद है कि टर्मिनल लॉस लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ ऑफ ट्रेडिंग होता है, 36 महीने कैरी बैक होता है, और किस तरीके से कैरी बैक होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे कैरी बैक होता है, और जितना भी ओवरलैप होता है ना वो आखिरी टैक्स ईयर के अंदर उसका हमें रिलीफ मिल जाता है। दूसरी चीज है
कि वो अपना बिजनेस एसेट सेल कर रहा है जिसपे सीजीटी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दूसरा इशू आ गया। अच्छा, फिर P Limited is seeking advice in respect of the corporation tax relief available for capital expenditure and for expenditure for R&D development, research and development activity. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। फर्दर इंफॉर्मेशन पे जाते हैं तो सबीन ने अपना अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस 31 दिसंबर 2022 को सीज किया। इमीडिएटली मेरे माइंड में टैक्स ईयर आ जाना चाहिए। सेसेशन का टैक्स ईयर क्या हुआ? 22-23। फिर उसने अपना बिजनेस प्रेमिसेस सेल किया और एक स्पेशलिस्ट मशीन सेल की, और मशीन किसको सेल की है? पी लिमिटेड को, जो कि एक अनकनेक्टेड कंपनी है। 1 अप्रैल 2023 को, इसका मतलब है सेम 22-23 की बात हो रही है। हैज इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एंड फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पर, और उसके पास 6,000 पाउंड की ग्रॉस सैलरी यहाँ पर दी हुई है। उसने अपनी एनुअल एग्जामिशन जो है वो इस्तेमाल कर ली है। इसका मतलब है नो एनुअल एग्जामिशन, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एनुअल एग्जामिशन को यहाँ पर। अब अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की एग्जांपल की बात की जाए तो इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2014, कमेंसमेंट। ओवरलैप प्रॉफिट आया था 7,800 का। तो इस ओवरलैप का तो हमें रिलीफ चाहिए ना, ऑटोमेटिकली ये लास्ट ईयर में ओवरलैप क्या हो जाता है, इसका रिलीफ हमें मिल जाता है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, टैक्स एडजस्टेड निकालने नहीं है, गिवन है फॉर द फ्यू इयर्स। लास्ट जो पीरियड है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि टर्मिनल लॉस हमेशा 12 महीने का होता है। टर्मिनल लॉस अगर लास्ट पीरियड 6 महीने का हुआ तो हमें टर्मिनल लॉस बनाना पड़ेगा, और उसका एक तरीका है टर्मिनल लॉस बनाने का, तो हम कैलकुलेट करके टर्मिनल लॉस निकालेंगे। अच्छा जी, अब ये जो लास्ट पीरियड है, ये लास्ट पीरियड बन रहा है 22-23 का। बेसिस पीरियड का रूल है, आखिरी साल का जो बेसिस पीरियड का रूल है वो क्या कहता है कि आप पिछले साल को भी चेक करें, इससे पिछले साल को भी, क्या वो सेम तो नहीं है। तो यहां पता लगा ये भी 22-23 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हम बेसिस पीरियड का रूल अप्लाई करेंगे तो उस बेसिस पीरियड के रूल के अंदर हमारे पास 22-23 है, 22-23 से पीछे क्या होगा हमारे पास? 21-22। ये हमारे पास 21-22 है, ये हमारे पास 20-21 है, और ये हमारे पास 19-20 मौजूद है। 36 महीने का जो रूल हमें अप्लाई करना। अच्छा, 6 महीने के पीरियड में भी हमारे पास लॉस है 23,000 का, और पीछे जो 4,000 है वो भी लॉस है, यानी कि ये भी लॉस है और ये भी लॉस मौजूद है। लेकिन टर्मिनल लॉस होता है लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग। ये बात हो गई। अब इसके बाद से लॉसेस की बात खत्म हो रही है, तो हम फौरन जाएंगे लॉसेस के सेक्शन के ऊपर। सवाल क्या है, एंड ट्राई टू एड्रेस दी। सवाल क्या है और उसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है। हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हमें। ये वर्ब दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है, लेकिन साथ हमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल, तो कैलकुलेशन अगर बड़ी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे? वो कैलकुलेशन हम स्प्रेडशीट पे कर लेंगे, और अपना जो मेन एक्सप्लेनेशन है वर्ड प्रोसेसर में रेफरेंस डाल के शो कर देंगे। कैलकुलेशन किसकी करनी है, एक्सप्लेनेशन किसकी करनी है? इनकम टैक्स सेविंग्स फॉर सबीन इफ ही क्लेम्स टर्मिनल लॉस रिलीफ ओनली। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, टर्मिनल लॉस रिलीफ। फाइनल 2 ट्रेडिंग पीरियड के अंदर उसके अगेंस्ट टर्मिनल लॉस रिलीफ निकालना है, और उसमें उसने कहा है कि इनकम टैक्स सेविंग्स निकालो। अब इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं कि पहले तो हमें क्या करना होगा, टर्मिनल लॉस की वर्किंग करनी होगी। लेट्स कैलकुलेट टर्मिनल लॉस। टर्मिनल लॉस में हमारे पास जो लास्ट पीरियड बन रहा है ना,
वो बन रहा है 31 दिसंबर का, अगर ईयर एंड हो रहा है तो वो बन रहा है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। ये हमारा लास्ट पीरियड है। अच्छा, अब टर्मिनल लॉस बनाते कैसे? 6 अप्रैल 22 से हम लेंगे ईयर एंड तक 31 दिसंबर 22। कितने महीने बने? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इसके अंदर हमारे पास 9 महीने बन रहे हैं। अब हमारा जो पीरियड दिया हुआ है वो 6 महीने का है, ये 6 महीने का है। 6 महीने का पूरा ले लेंगे, 23,000 तो पूरा आ गया, 23,000 का लॉस पूरा आ गया। पीछे 4,000 का जो लॉस दिया हुआ है वो 12 महीने का है, हमें सिर्फ उसमें से कितना लेना है? हमें लेना है 3/12, यानी कि 1,000। तो ये हमारा जो लॉस हो गया वो हो गया 24,000 का। ये हमने 9 मंथ्स का लॉस बना लिया, मेन बेसिक टर्मिनल लॉस की वर्किंग है। उसके बाद हमें जाना होगा पीछे, यानी कि 1 जनवरी से हमें जाना होगा 5 अप्रैल, 3 महीने। तो वो जो 4,000 है उसका फर्दर हम 3 महीने ले लेते हैं, और वो लॉस आ गया हमारा 1,000, 25,000 का लॉस हो गया। और ओवरलैप माइनस कर देंगे तो ओवरलैप भी नेगेटिव हो गया, प्रॉफिट अगर माइनस होगा तो। सवाल में दिया हुआ था 7,800। ये हमारा टर्मिनल लॉस बना, 32,800 का टर्मिनल लॉस बन गया, लॉस अवेलेबल। अब सवाल की रिक्वायरमेंट अगर दोबारा देखा जाए तो हमें टर्मिनल लॉस रिलीफ से इनकम टैक्स की सेविंग दिखानी है। तो टर्मिनल लॉस के लिए जो हमारा बनेगा, तो ये लॉस का जो पीरियड है वो बन रहा था 22-23। तो रिलीफ हम जो लेंगे वो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर अगर दिखाएंगे तो हमारा जो पीरियड बनेगा इसका वो बनेगा 21-22 पहले, फिर 20-21, और फिर 19-20, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमें लॉस की ऑफसेटिंग करनी है, उसके बाद फिर हम जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है वो देकर इस पार्ट में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो पीछे अगर जाया जाए, अच्छा टेबल बना दी जाए ना, ज्यादा इफेक्टिव है। अब एक 19-20, 20-21 और 21-22 का एक टेबल बना दे। 32,800 का हमारे पास लॉस है। पीछे हमारे पास जो इनकम मौजूद है उसका एक जायजा लिया जाए, तो पीछे हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यहाँ पर 21,000 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 32,000 पड़ा हुआ है, और यहाँ पर 44,000 पड़ा। अच्छा, 21,000 से पूरा का पूरा ऑफसेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लॉस कितना बचा। सो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखा दिया जाए यहाँ पर। टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट 44,000, 32,000 और 21,000। और लॉस रिलीफ एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, 21,000 यहाँ से ऑफसेट हुआ। उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग लॉस बचेगा 32,800 में से 21,000 हमारा माइनस हो गया, तो लॉस बचा 11,800 का। और ये 11,800 यहाँ पर पूरा का पूरा रिलीफ हो गया, तो यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। ये हमारा लॉस रिलीफ 20-21-22 और 20-21 में ऑफसेट हो गया। अब हमें यहाँ पर सेविंग्स निकालनी है, और उस सेविंग्स की वर्किंग दिखानी है, और उसको एक्सप्लेन करना है। टैक्स सेविंग्स पूछी है, तो 21-22 की लायबिलिटी चेक करनी है। 21-22 में लायबिलिटी क्या होगी? तो 21-22 में हमारे पास अगर इनकम देखी जाए तो 21-22 में हमारे पास एक तो 21,000 का प्रॉफिट है,
दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट इनकम भी थी 21-22 में, 6,000 की एम्प्लॉयमेंट इनकम 21-22 में। सो 21-22 के अंदर अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स लायबिलिटी was in the year 21-22 was, अब इसकी कैलकुलेशन अगर शो करनी है तो 21,000 की इनकम थी, प्रॉफिट था 6,000 का, उसमें सैलरी आई, 12,570 का पर्सनल अलाउंस आया, बेसिक रेट में ये फॉल हुआ, 0.2 से मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी जो मौजूद थी वो थी 2886, ये इनकम टैक्स लायबिलिटी मौजूद थी। अच्छा, टर्मिनल लॉस जब हमने यहाँ से ऑफसेट कर दिया तो फिर क्या हुआ, आफ्टर टर्मिनल लॉस ओनली लेफ्ट अमाउंट इज सैलरी ऑफ 6,000, जो कि किस में कवर हो गई, कवर्ड बाय पीए, जो कि पीए में कवर हो गई। सो एज अ रिजल्ट इनकम टैक्स सेविंग्स, यानी कि हमें कोई टैक्स नहीं देना, वॉज 2886, 21-22। अब लाजिमत है 20-21 में भी हुआ होगा कुछ। अब 20-21 पे आते हैं। इन ईयर 20-21 वहां पर हमारे पास 32,000 की इनकम थी, हर साल 6,000 की सैलरी होती है, 6,000 उसमें ऐड किया, वहां पर भी 12,570 माइनस किया, सो ये हमारे पास इनकम बन रही थी 38,000, माइनस दिस करेंगे तो ये बन रही थी 25,430, ये इनकम बन रही थी। आफ्टर टर्मिनल लॉस हमारी जो इनकम है 11,800 माइनस कर चुके हैं, तो जो हमारी इनकम बन रही है वो 25,430 में से हम 11,800 माइनस कर देते हैं, ये हमारी इनकम बन गई, यानी कि हमारी इनकम यहाँ पर आ गई, ये हमारी इनकम रिड्यूस होके यहाँ पर आ गई, दोनों बेसिक बैंड में फॉल हो रहे हैं। तो हमें जो सेविंग हो रही है ना यहाँ पर, वो सेविंग हो रही है 25,430 माइनस 13,630, तो हमें सेविंग हो रही है यहाँ पर 11,800 की सेविंग हो रही है, और 0.2 अगर इसका निकालेंगे तो ये बनता है 2,360, ये सेविंग हमें यहाँ पर हो रही है, ये सेविंग हमें यहाँ हो रही है, ये सेविंग हमें आ रही है, तो टोटल सेविंग हमारे पास कितनी आ रही है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आ जाए, जैसे भी की जाए लेकिन समझ में आनी चाहिए। सो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अगर करनी है तो वो एक्सेल पे की जाए, ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन फिर हमारे सवाल को डिस्टर्ब करेगी और हमें प्रोफेशनल मार्क्स हासिल करने में प्रॉब्लम होगी। अब इसके अंदर जो 5 प्रोफेशनल मार्क्स हमें मिलने हैं ना ओवरऑल, पूरे उसके अंदर, उसमें अगर देखा जाए तो अगर हमने टर्मिनल लॉस वगैरह की कैलकुलेशन सिनेरियो के साथ लिंक की हुई है, प्रॉपर उसको अप्लाई किया हुआ है, कैलकुलेशन हमारी प्रॉपर है, एलिजिबल है, डेटा को हमने प्रॉपरली एनालाइज किया है, तो चांसेस इज दैट कि हमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे।
सवाल में कैलकुलेशन भी करनी थी, कमेंट भी करना था, तो ये एक्सप्लेनेशन बनेगी इसकी, ये एक्सप्लेनेशन साइड है इसकी। और ये जो बाकी कैलकुलेशन है ये एक्सेल में करके हम ये शो कर सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी जगह एग्जाम में जरूरी नहीं कि टर्मिनल लॉस आए, उसकी जगह कोई और चीज भी आ सकती है, कोई और चीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेक्शन ए के अंदर भी कोई पार्ट क्वेश्चन लॉसेस का दिया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कमेंसमेंट का सिनेरियो भी बना के दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है। अब जून 23 का अगर एग्जामिनर की रिपोर्ट देखी जाए, ये जून 23 की एग्जामिनर की रिपोर्ट है, और यहाँ पर सेक्शन ए में पार्ट क्वेश्चन ट्रेडिंग लॉस का बनाया गया है, और लास्ट ईयर का बनाया गया है, लेकिन सवाल में मेंशन किया गया है कि यू शुड इग्नोर टर्मिनल लॉस रिलीफ एंड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट बजटेड ट्रेडिंग लॉस फॉर द टैक्स ईयर 23-24 एंड स्टेट हाउ द लॉस कैन बी रिलीव्ड। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि लॉस का रिलीफ हमें कैसे हासिल करना है। तो लास्ट ईयर में अगर टर्मिनल लॉस खत्म कर दिया जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम करंट ईयर रिलीव कर सकते हैं, कैरी बैक कर सकते हैं। अब अगले ही पार्ट में उसने कहा है कि यूजिंग द लॉस कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन टैक्स सेविंग्स व्हिच वुड रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव्स। Relieve the loss as soon as possible, assuming that no relief is claimed in respect of the tax year 2024, relieving the loss in the future. अब इसी तरह का एक सवाल जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये सवाल स्टूडेंट के पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल था, और ऐसे और सवाल हैं लॉसेस के स्टूडेंट के पास अवेलेबल थे किट के अंदर। अगर उसने एक दो लॉसेस के सवाल भी प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो यहाँ पर उसके पास 7 और यहाँ पर उसके बाद 10-17 नंबर की वेटेज थी, जिसमें से आराम से वो 11-12 मार्क्स मजे से पास निकाल सकता था, जो कि एक गुड हैंडी सवाल दिया एग्जामिनर ने सॉल्व करने के लिए। और ये है इंपॉर्टेंट एरिया, तो इसके रिपीट होने के चांसेस नॉर्मली ज्यादा होते हैं। इस पे हमें फुल एफर्ट करनी है। आप सपोज कर लेते हैं कि भाई सोल ट्रेडर के पूछ लिए थे, तो हमारी अटेम्प्ट में पार्टनरशिप के लॉसेस पूछ लें, कॉर्पोरेशन के लॉसेस पूछ लिए, कुछ भी आ सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है कैपिटल गेन टैक्स का, सीजीटी। अब सीजीटी या तो इंडिविजुअल का होगा या सीजीटी जो है वो कॉर्पोरेशन का होगा। ये सबीन का केस बना हुआ है तो सीजीटी इंडिविजुअल का है। एक्सप्लेन दी सीजीटी implication arising from the sale of the business premises and machine and calculate the amount available to Sabine from the sale of these assets after paying any CGT liability। इसका मतलब है सीजीटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हो जाएगा आफ्टर टैक्स प्रोसीड। अक्सर कहा जाता है कि भाई वो आफ्टर टैक्स प्रोसीड निकालें, तो जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उससे जो कुछ आया उसके बाद हमने सीजीटी माइनस कर दिया। सवाल में लिखा हुआ था कि एनुअल एग्जेम्पशन यूटिलाइज हो जाती है, तो एनुअल एग्जेम्पशन हम नहीं लेंगे। तो दो चीजें हो गई, इम्प्लीकेशन बतानी है और उसके साथ जो उसकी सीजीटी की कैलकुलेशन है। 5 मार्क्स का सवाल है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, क्योंकि कैलकुलेशन भी है एक्सप्लेनेशन भी है, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर हमें नहीं लिखनी। स्टिक टू द रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल गेन टैक्स पे आ जाए। इसने बेचा किसको है? पी लिमिटेड को। सेल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस एंड मशीन टू पी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2023, टैक्स ईयर 22-23। डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट, सेल प्रोसीड। बिजनेस प्रीमिसेस इसने खरीदा था 1 जुलाई 2014 को 86,000 का, और बिजनेस प्रीमिसेस इसने 1,14,000 का बेच दिया। तो स्ट्रेट यहां पर हमारे पास तकरीबन 114 माइनस 86,
28,000 का गेन ये मुझे सामने नजर आ रहा है, क्योंकि एनुअल एग्जामिशन तो है नहीं। मशीन फर्स्ट में 2019 को खरीदी थी और 49,000 उसकी कॉस्ट थी और 41,000 का उसे बेच दिया। यहां पर हमारे पास लॉस आ रहा है, एक में गेन आ रहा है और एक में लॉस आ रहा है। अब अगर जर्नली कैपिटल लॉसेस का ट्रीटमेंट देखा जाए तो नॉर्मली इंडिविजुअल में हम करंट ईयर के गेन को करंट ईयर के लॉस से ऑफसेट करते हैं नॉर्मली, और उसके बाद फिर हम एनुअल एग्जाम्पशन इस्तेमाल करके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह, ये हमारा रूल है। लेकिन आगे भी इसको थोड़ा सा हम देखते हैं क्या हुआ है। क्योंकि मशीन है ना, तो मशीन के ऊपर अगर कैपिटल अलाउंस लिया गया तो मशीन एलिजिबल फॉर कैपिटल अलाउंस होती है। तो एक रूल है, हमने पढ़ा हुआ, कि अगर चैटल्स, मशीन जो है ना वो चैटल्स में भी आ सकती है, अगर ऐसी मशीन है कि वो चैटल्स में आ जाए, तो मशीन्स जो हैं उसके ऊपर अगर कैपिटल अलाउंस है और वो वेस्टिंग चैटल में आती है, और अगर उस पर गेन होगा तो वो टैक्सेबल होगा, लॉस होगा तो वो कैपिटल अलाउंस में कवर हो जाता है। द बिजनेस प्रीमिसेस had been wholly occupied by Sabines throughout the period of ownership. Sabine had claimed capital allowances on the specialist machine. अब इस सेंटेंस की वजह से हमारे पास कोई कैपिटल लॉस नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कैपिटल अलाउंसेस क्लेम कर चुके हैं। अब ये एक पॉइंट है जिसको लिखने में मार्क्स मौजूद है, गेन की कैलकुलेशन में मार्क्स मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि जब हमने बिजनेस बेचा, तो जब भी सीजीटी की बात की जाएगी तो सीजीटी में रिलीफ भी सोचे जाएंगे। क्या कोई रिलीफ पॉसिबल है? अब इतने सारे हमने रिलीफ पढ़े हुए, कोई ऐसा रिलीफ है जो सीजीटी में मिलता है? तो क्या यहाँ पर हमें बीएडीआर का रिलीफ मिलेगा? बीएडीआर का रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि या तो आपने पूरा एसेट बेचा हो, या पार्ट ऑफ द एसेट बेचा हो, या शेयर्स बेचे हो। तो यहाँ पर पूरा बिजनेस बिक रहा है। क्या 2 साल वाली कंडीशन मीट हो रही है? 2 इयर्स कंडीशन। यानी कि अब अगर बीएडीआर सामने आएगा तो फिर उसके सारे रूल्स में रिकॉल करूंगा बीएडीआर के, कि बीएडीआर में क्या क्या चीजें थी, 2 साल की कंडीशन थी, वो 2 साल की कंडीशन मीट हो रही है, तो फिर मेरा जो टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट रिड्यूस होकर 10% पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 28,000 का गेन आ रहा है ना, यहाँ पर ये सारी कंडीशन उसकी मीट हो रही है। इसका मतलब बीएडीआर यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। तो हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे। जो कैपिटल गेन टैक्स के 2 पार्ट हैं, बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर हमने गेन निकाला, पहला पॉइंट। हर पॉइंट अलग पैराग्राफ में डिस्कस किया जाए, बिजनेस प्रेमिसेस का गेन और मशीन का लॉस, और उस मशीन के लॉस पे फिर कैपिटल अलाउंस वाली बात करके हमने उसको लॉस को जीरो कर दी। उसके बाद हमने बीएडीआर की कंडीशन लिखी और ये डिटरमाइन किया बीएडीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर बीएडीआर मिल रहा था तो फिर हम सीजीटी जो ऊपर हमने गेन निकाला था उस गेन के ऊपर हम डायरेक्ट 10% का टैक्स लगाकर टैक्स निकाल देंगे। और उसके बाद आफ्टर टैक्स प्रोसीड जो हमारे हाथ में आई है, तो प्रोसीड हमारे हाथ में कितनी आई है? प्रोसीड हमारे हाथ में आई है 1,14,000। हमने बिजनेस को बेचा और प्रेमिसेस को बेचा और मशीन को बेचा, और उसमें से हमने ये टैक्स माइनस कर दिया, तो हमारे पास 152,200 की प्रोसीड यहाँ पर आ गई। अब सवाल को दोबारा देखते हैं। सवाल पढ़ते वक्त लग रहा था कि मुश्किल है। कैपिटल गेन टैक्स implication ऑफ सेल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस and specialist machine, and calculate the amount available to Sabine from the sale of these assets after paying any IST liability। ये सवाल भी पास्ट में बहुत आ चुका है, सीजीटी के सेक्शन में जाके देखेंगे तो ऐसे सवाल हमारे पास कॉमनली अवेलेबल हैं। 13 मार्क्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगले 2 पार्ट जो दिए हुए, पी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023, expect to make a tax adjusted loss for the year ended March 2024।
यानी कि इसके पहले साल में लॉस है। हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम और गेन इन द अकाउंटिंग पीरियड, इज अ मीडियम साइज्ड, स्मॉल एंड मीडियम साइज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब एसएमई जो है ना, एसएमई का जो आर एन डी का रूल है, ये भी कई दफा एग्जामिन हो चुका है पास पेपर के अंदर। बिल्कुल सिमिलर पास पेपर का एक टिपिकल रूल है कि जी 130% एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अलाउबल होते हैं, और टोटल मिलाकर 230% एक्सपेंडिचर अलाउ होता है एसएमई के लिए। उसके बाद कैपिटल एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। P Limited purchased a newly constructed factory building from a developer on 1st April 2023. P Limited paid 1,42,000 for the factory, which includes 56,000 for land. The factory was brought into use on 1st May 2023. तो फैक्ट्री से रिलेटेड सवाल ये है, एक्सप्लेन द टैक्स डिडक्शन एंड रिलीफ अवेलेबल टू पी लिमिटेड इन द ईयर एंडेड मार्च इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू फैक्ट्री और R&D। अगर न्यू फैक्ट्री की बात की जाए तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, जो कैपिटल अलाउंस वाला सेक्शन है, उसका एक पार्ट इसने पूछा है। कैपिटल अलाउंसेस में स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, नई कमर्शियल बिल्डिंग है। लैंड का केस ये होता है कि लैंड इज नॉट एलिजिबल, लैंड के ऊपर नहीं मिलता। अच्छा, अब क्योंकि स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस है, तो स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस की जो परसेंटेज है वो हमें टैक्स शीट में भी दी हुई है, 3% पर एनम मिलती है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे लैंड की वैल्यू हटाकर, और उसके मंथ भी काउंट करेंगे कि वो मंथ हमारे पास कहाँ से वो अवेलेबल फॉर यूज है। अब इसने स्टार्ट अप्रैल में कर लिया था, लेकिन मई 23, एक महीना छोड़ के, तो 11, यानी कि 3% होगा। 142 माइनस 56, लैंड हटा दी, मल्टीप्लाई बाय 3% इंटू 11/12। ये सिंपल सी एसबीए की कैलकुलेशन हो गई। R&D की अगर बात की जाए, एक्सपेंडिचर ऑन R&D, तो one of the employee is wholly engaged in qualifying R&D at an annual cost of the company of 40,000। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउबल है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउबल होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके लिए एलिजिबल नहीं होता 130% के लिए। तो ये जो पूरी कॉस्ट है ना, ये तो पूरी की कॉस्ट 100% अलाउड होगी, एम्प्लॉय की कॉस्ट। इसके ऊपर तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ऑल्सो एंगेज एक्सटर्नल सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड बाय अनकनेक्टेड कंपनीज। अब ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड किया गया है ना, उसका जो रूल है वो है 65%, और ये 22,000 की कॉस्ट है। इसका 100% अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि ये जो R&D इसने दिया है ना, तो यहाँ पर इसने जो R&D का सवाल बनाया है, तो इसके जो फर्स्ट ईयर में वो लॉस एक्सपेक्टेड है, और R&D का जो हमें रिलीफ लेना है वो तो रिलीफ है, वो तो एक्सपेंडिचर हम क्लेम करेंगे, और एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक रूल है सरेंडरिंग, सरेंडर करने का। वो सरेंडर वाला रूल अगर याद है तो वेल एंड गुड, वरना उसको रिवाइज करके चेक किया जाएगा वो सरेंडर वाला रूल क्या है। अब नॉर्मली पास पेपर में जो R&D है ना, वो R&D स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के प्रॉफिट के केस में गिवन है। तो जब भी कोई सवाल प्रैक्टिस किया जाए और उसके पास कोई ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद हो, तो हमें वो ऑल्टरनेट भी उसी वक्त रिवाइज कर लेना चाहिए कि अगर लॉस आया तो क्या होगा। तो यहाँ पर वो लॉस वाला सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। तो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर भी बताने पड़ेंगे हमें। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर निकालते हैं पहले। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय कॉस्ट, 40,000।
सब कॉन्ट्रैक्टर 22,000 का 65%। तो 22,000 का 65% होता है 14,300। तो ये हमारे पास एलिजिबल कॉस्ट है 54,300। तो इसका 130% ये आ जाएगा। और हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 62,000। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर हो जाएगा 62,000 जो ओरिजिनल हो गया, और 130% अगर कैलकुलेट कर लिया जाए 54,000 का, लेट मी कैलकुलेट। 54,300 इंटू 1.3, 7590। 7590 प्लस 62,000, 132,590। तो टोटल हमारे पास होगा 132,590। ये हमारे पास क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। किसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट लेगा, क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर जो उसके पास है 54,300। वो टैक्स क्रेडिट वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए, वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है अगेंस्ट क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। और क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कितना है, क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है 54,300 का। कितना ले सकता है टैक्स क्रेडिट, 14.5% ऑफ अमाउंट सरेंडर्ड। जितना अमाउंट वो सरेंडर करेगा उसका 14.5% वो रिलीफ क्लेम कर सकता है। इसमें टैक्स क्रेडिट वाला पॉइंट लिखने के 2.5 मार्क्स है मैक्सिमम, और डिडक्शन की जो कैलकुलेशन है उसके 3, यानी कि 5.5 मार्क्स इसके हैं, और फैक्ट्री के 3 मार्क्स है मैक्सिमम। तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मिस कर दिया और सिर्फ ये लिख दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट था ना यहाँ पर, ये पॉइंट पिक करने वाला था कि R&D की बात हो रही थी, तो ये वाला पॉइंट पिक करने वाला था यहाँ पे जो मेंशन है। हम्म, ये ये वाला पॉइंट एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए, पहले साल में लॉस है। अगर ये इंडिविजुअल का केस होता तो ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ और मसले भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी का केस था। और साथ में हमने जो दूसरा इंपॉर्टेंट ये थी, सारा जो सिनेरियो स्पेसिफिक हाईलाइट करना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हाईलाइट है, R&D और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और अब ये फैक्ट्री आई तो ये उसकी लैंड आई, तो स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस तो इसके ऊपर मिलता ही नहीं। और ये सब कॉन्ट्रैक्टर आया तो फॉरन 65% वाला पॉइंट क्लियर हुआ, 65 वाला लेना है नहीं लेना, एडजस्ट करना है या नहीं करना। तो इस तरह सेक्शन बी में क्योंकि डेटा कम होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास मार्जिन होता है कि हम डेटा को इजीली एडजस्ट करके अपना एक अच्छा सा आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब इस पूरे सवाल में एक्सेप्ट फॉर दिस प्रोफेशनल मार्क्स जो 20 नंबर दिए हुए हैं, उसमें पहले पार्ट में कैलकुलेशन के मार्क्स मौजूद हैं, तकरीबन तकरीबन 5 मार्क्स कहते हैं कैलकुलेशन के मौजूद हैं। और दूसरे वाले के अंदर तकरीबन 2 से 3 कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, और तीसरे वाले के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, यानी कि तकरीबन 20 नंबर में से 10 नंबर हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के मार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन, यहाँ कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन। देखो जून के अंदर हमारे पास जो तीसरा सवाल आया ना, वो तीसरा सवाल बना
सीजीटी और आईएसटी का एक पार्ट बना 6 मार्क्स का, और उसके साथ यानी कि मेनली जो फोकस किया गया ना वो रिलीफ पे और आईएसटी सीजीटी के ऊपर सवाल बनाया गया, पूरा का पूरा सवाल, पूरा का पूरा एक 25 नंबर का सवाल। अच्छा, आईएसटी सीजीटी कंबाइंड क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास जो पहला सवाल है ना, उसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि या तो वो इनकम टैक्स को बेस बना के पूरा सवाल बनाएगा, चीजें मिक्स करेगा, या फिर कॉरपोरेशन को बेस बना के करेगा। तो एज ए रिजल्ट या तो सेक्शन बी में एक फुल फ्लेज कॉरपोरेशन का सवाल होगा, या एक फुल फ्लेज इनकम टैक्स का सवाल होगा, और बाकी आईएसटी और सीजीटी हो सकते हैं। जैसे यहाँ इसने जो सवाल बनाया, ये पूरा इसने कॉरपोरेशन टैक्स का सवाल बनाया, और यहाँ पर इसने, हमने जो पहला सवाल देखा था उसमें भी एक लॉस का सवाल था, और यहाँ पर इसने कंपनी में भी लॉस डाले। इस पूरे पेपर में कहीं ना पेंशन वगैरह, बेसिस पीरियड वगैरह, ये चीजें इनकम टैक्स में से एम्प्लॉयमेंट वगैरह नजर नहीं आ रही। तो इस पेपर को अगर माइंड में रख के चीजें प्रिडिक्ट की जाए ना, तो उसके हवाले से हमारे जहन में चीजें आती हैं कि यार एक इनकम टैक्स का टॉपिक जो हमारे लिए ज्यादा अभी रेलेवेंट नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है, आप फोकस कर लें पेंशन के ऊपर, पर्सनल पेंशन स्कीम। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास पार्टनरशिप की कोई डिस्कशन नहीं है। तो पार्टनरशिप में खास तौर पर बात कर लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अच्छा, फिर क्योंकि लॉस जो है वो सेसेशन वाला पूछा गया, तो लॉस में कमेंसमेंट वाला सिनेरियो, एम्प्लॉयमेंट, खास तौर पर शेयर ऑप्शंस, किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे सवाल हो सकता है। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमारे पास फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स हैं, वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है। काइंड ऑफ बेसिस पीरियड की बेसिस के ऊपर, और साथ चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखा जाए तो कुछ थ्योरेटिकल एरियाज हो सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, जैसे पेई के हवाले से हो गया, या पेनल्टीज के हवाले से हो गया। ये कुछ इस पेपर की बेसिस के ऊपर ना मैंने कुछ चीजें बताई हैं कि ये पॉसिबल चीजें जिन्हें देखा जा सकता है टेस्ट में। जैसे ये सवाल है ना 32, इस स्टाइल का एक सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है। इस सवाल के अंदर उसने एक शेयर ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय एंटरप्राइज मैनेजमेंट स्कीम एक पूछी, इनकम टैक्स रिलीफ लॉस का पार्टनरशिप का पूछ लिया, पार्टनरशिप मिक्स किया, पार्टनरशिप के कैलकुलेशन करवा ली, और कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप में लॉस दे दिया। ये एक लाइकली सवाल है, काफी अच्छा सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए ना। इससे वो एरियाज जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो एरियाज आ सकते हैं। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब नया बिजनेस हो फॉर एग्जांपल, तो उसके वैट के इश्यूज भी साथ सवाल में आ सकते हैं। लाइकली सिनेरियो वैट के साथ भी बन सकता है। ये एक सवाल देख लेना लॉस वाला। और जो मैंने पेंशन वाला बताया था ना, तो पेंशन के हवाले से, अच्छा, इस तरह का एक सवाल भी एंटिसिपेट किया जा सकता है। ये वाला जो है मैग एंड लॉरी, इसके अंदर बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप भी है, और बेसिस पीरियड का रूल भी है, चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट। तो चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट के हवाले से ये अच्छा सवाल है। ये वाला कुछ मार्क्स यहाँ से उसने पूछे हैं। मिक्स प्लेट्स कुछ सवाल बना हुए हैं। इसके अलावा पेंशन के अगर एक दो सवाल लाजमी करके जाने चाहिए, क्योंकि पेंशन
लास्ट टाइम नहीं पूछा गया तो पेंशन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से इस टाइप का सवाल, इसके अंदर इसने पार्टनरशिप पूछा, पार्टनरशिप की सारी चीजें पूछी और रिडंडेंसी पैकेज के बारे में पूछ लिया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन। ये एक सवाल है जिसको टारगेट किया जाना चाहिए। और ये एक सवाल है जिसके अंदर बेसिस पीरियड की काफी कैलकुलेशन है, ये पिक्वेट वाला, इसको अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। इससे मिलता जुलता सवाल जैसे कुछ रूल्स इसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम पेंशन की बात करें तो पेंशन का सवाल हमें मिलेगा इंडेक्स में। मैं बताता हूँ पेंशन का सवाल हमारे पास 49 जो क्वेश्चन है ना उसमें पेंशन का मेंशन है, कुछ अच्छी वर्किंग है। इसी तरीके से जो 55 है उसमें पेंशन है। और गालिबन 56 में भी कुछ है, 56 काफी रिसेंट क्वेश्चन भी है, 2020 का सवाल है। एक नज़र हम देख लेते हैं। ये की क्वेश्चन है ना, इनको अगर अच्छी तरह से कर लिया जाए ना तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रिपीट हो सकते हैं। जैसे ये 49 है, इसके अंदर लॉसेस भी हैं और पेंशन भी है। पेंशन इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है, पेंशन का छोटा सा पार्ट है। और जो अगला सवाल है ना, ये वाला पेंशन का 10 नंबर का सवाल है। और ये जैसिका के अंदर भी पेंशन की और पार्टनरशिप की कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि इस दफा आ सकता है, लॉस रिलीफ, पेंशन, पार्टनरशिप, ये। और FHL के हवाले से ये सवाल है पेड्रो, इसमें भी पेंशन है। ये 2-3 पेंशन के अच्छे सवाल है जिसमें एक कनेक्टिविटी बनती है बहुत सारे टॉपिक्स की। तो अगर इसको टारगेट कर लिया जाए तो यहाँ से तुम एक अच्छा खासा मटेरियल जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हो।